हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे वीडियो में। आज अपना जो टॉपिक है, जैसे नाम से पता चल रहा है, परिमित यानी निश्चित लंबाई की, जिसको नापा जा सके, लंबाई के सीधा धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अपन ज्ञात करते हैं। तो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, उसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तार है जो एक्स वाई लेंथ का है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, इसके बिंदु ओ से डी दूरी पर एक पॉइंट पी स्थित है। ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो अपन जानते हैं बायो सावर्ट का जो लॉ होता है वो छोटे अल्पांशों के लिए लगता है। तो अपन ने एक अल्पांश ले लिया ए बी, और उस ए बी का मिड पॉइंट है वो ओ है। ठीक है, ये हो गया। ओ से ओ डैश की डिस्टेंस है वो एल है, और जो ए बी जो आपका अल्पांश है उसकी लेंथ डी एल है, यानी डी एल लेंथ का ये आपका अल्पांश है। आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड आउट करना है। कहाँ? पी पे फाइंड आउट करना है। अब इस पी को मैंने दोनों तार के सिरों से मिला दिया, यहाँ एक्स से भी मिला दिया और यहाँ पी को वाई से मिला दिया। अगर यहाँ ये एंगल बना रहा है अल्फा 1 और यहाँ एंगल बन रहा है अल्फा 2, ये जो है तार है वो इस लाइन से एंगल बना रहा है थीटा 1 और ये थीटा 2। अब अपन फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, इस अल्पांश की वजह से। पहले इस अल्पांश की वजह से, ए बी अल्पांश की वजह से फाइंड आउट कर लें, फिर उसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देंगे तो पूरा वायर की वजह से आ जाएगा। आपको डायग्राम एग्जिट ऐसा ही बनाना है। तो देखिए, अपन ने अब तक जो किया उसके बारे में लिखा है। चित्रानुसार एक्स वाई एक सीधा चालक तार एक्स वाई तल में स्थित है। एक्स वाई चालक तार, ये एक्स और ये वाई तल में स्थित है, सॉरी, जिसमें धारा एक्स से वाई की ओर प्रवाहित हो रही है। ये देखिए आपकी करंट जो मैं शो कर देता हूँ, ये करंट यहाँ से यहाँ एक्स से वाई की ओर जा रही है। ठीक है, इससे तार से, यहाँ इससे मतलब तार से डी दूरी पर पॉइंट पी स्थित है। पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इस पूरे तार को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ लेते हैं। ऐसा ही एक अल्पांश कौन है? ए बी है। ये आपको लिखना है एज इट इज। चलो, अब आपने क्या किया वो अपन से करते हैं। डीएल अल्पांश, डीएल लंबाई के अल्पांश, ये अल्पांश ए बी है ना, उसकी लंबाई कितनी है? डीएल। डीएल लंबाई के अल्पांश ए बी के कारण बायो सावर्ट के नियमानुसार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? डेल डी बी इक्वल टू म्यू 0.4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, देखो समझने की बात है। ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, और वो एल है। ठीक, अब अपन को जो ये अल्पांश की वजह से जो आ रहा है, कौन कौन आ रहा है? एक तो थीटा आ रहा है, एक एल आ रहा है, सॉरी आर आ रहा है, और एक डी एल आ रहा है, या फिर ये एल आ रहा है। ये अल्पांश की वजह से आ रहे हैं सारे। इन तीनों को गायब करना है। आपके इस फॉर्मूले से इन तीनों को गायब कर दीजिए। यानी सबसे पहले आप डी एल की जगह कुछ वैल्यू लाइए, आर स्क्वायर की जगह कुछ वैल्यू जो अपन इस ट्राइंगल से लाएंगे, और थीटा, इन तीनों को गायब कर दोगे तो आपका पूरे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू वो रिजल्ट आ जाएगा, यानी फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों को गायब करने के लिए मैंने क्या किया, ट्राइंगल लिया। कौन सा ट्राइंगल लिया? ओ डैश पी लिया। ओ डैश पी, ये ट्राइंगल ले लिया। इसमें जो हाइपोटेन्यूस है यानी कर्ण है वो तो आपका आर है, लंब आपका एल है, और जो बेस है, आधार है, वो आपका डी है। ये रहा एल आर और डी, ये आपको दिखाई दे। कौन सा ट्राइंगल है? ओ डैश पी। अब अपन हिंदी मीडियम वाले बच्चे कर इस तरीके से याद करते हैं, लाल बट्टा कक्का, यानी लंब बट्टा आधार क्या होता है? टेन थीटा। तो आधार बट्टा लंब क्या हो जाता है? कोट थीटा। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे कुछ इस तरीके से याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पी अपॉन बी टेन थीटा होता है, तो बी अपॉन पी क्या हो जाएगा? आपका कोट थीटा हो जाएगा। वो मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब मैंने किया एल अपॉन डी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या आधार बटा कर्ण, वो हो जाएगा कोट। ये एंगल है आपका, ऊपर डायग्राम में आप देख सकते हो अल्फा, ये एंगल आपका अल्फा है। ठीक है, तो ये एल अपॉन डी किसके इक्वल हो जाएगा? कोट अल्फा के इक्वल हो जाएगा। अब अल्फा को अगर ध्यान से देखूं,
अल्फ़ा, अगर यहाँ एक लाइन समझाता हूँ मैं, ये पूरी लाइन है, ये टोटल एंगल कितना बनता है 180 का एंगल होता है। ये जो यहाँ मैंने बढ़ा रखा है, ये पूरा एंगल कितना होगा 180 का होगा पूरा। उसमें से ऊपर वाला कितना है थीटा, नीचे वाला कितना बचेगा 180 माइनस थीटा बचेगा। ये यहाँ तक थीटा है, तो ये जो रिमेनिंग है वो कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो अल्फ़ा किसके इक्वल हो गया 180 माइनस थीटा के। अगर इसको अगर ध्यान से देखें, मान लो मैं ऐसा कर देता हूँ इसको, ये ऊपर वाला थीटा है तो ये नीचे वाला कितना होगा 180 माइनस थीटा। इस हिसाब से तो कोण अल्फ़ा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ 180 माइनस थीटा, एल अपॉन डी कोट 180 माइनस थीटा। अब अपन एक चीज़ करते हैं, ASTC चक्र आप सबने पढ़ा होगा, कोट 180 माइनस थीटा, ये क्या होगा अपन सब जानते हैं ASTC। इस पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, और चौथे क्वाड्रेंट में आपका कोस और सेक पॉजिटिव होता है। ये अपन ने पढ़ा है मैथमेटिक्स में। तो अपना कौन है कोट 180 माइनस थीटा, नहीं 180 में से कुछ कम हो रहा है तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दो ही पॉजिटिव होते हैं। अपन कौन है 180 में से कुछ कम हो रहा है तो इस वजह से यहाँ आपका ये हो जाएगा। चलिए अब अपन आपका एल अपॉन डी इक्वस टू कोट थीटा, तो एल इक्वस टू डी को मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो डी कोस थीटा, और कोट 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कोट थीटा, तो एल इक्वस टू माइनस डी कोट थीटा। अब अपन को क्या चाहिए था डीएल चाहिए था, अपने पास क्या है एल, क्योंकि अपन फॉर्मूले में डीएल को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो एल का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ हो जाएगा डीएल बाई डी थीटा, और माइनस डी बाहर आ जाएगा। कोट थीटा का डिफ्रेंशिएशन याद रखना है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, या अवकलन क्या होता है कोट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये डी थीटा को मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आपके पास डीएल की वैल्यू आ गई डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब अपन को आर को भी रिप्लेस करना है, तो मैं दोबारा वही ट्राइंगल ले रहा हूँ ओ डेस पी, क्योंकि आर अपने उस अल्पांश की वजह से आ रहा है, तो आर अपॉन डी वही लाल बट्टा कक्का वाला फॉर्मूला। अगर आपका ये अल्फा एंगल है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी लंब हो जाएगी। लंब बट्टा कर्ण क्या होता है साइन थीटा, तो कर्ण बट्टा लंब क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। ये आपको याद करना, कर्ण बट्टा लंब क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी आपकी डी कोसेक थीटा, ठीक है। अब आपका बायो सावर्ट का जो लॉ होता है वो क्या कहता है डी बी इक्वस टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी एल की वैल्यू ये रही और आर की वैल्यू ये रही डी कोसेक थीटा, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डी को इधर, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर डी एल की जगह क्या पुट कर दूंगा डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी कोसेक स्क्वायर डी थीटा, और आर की जगह डी कोसेक थीटा, ये डी कोसेक थीटा, सॉरी मैं डी लिखना भूल गया, यहाँ पे डी आएगा। अब अपन आगे देखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, डी और अपॉन में डी स्क्वायर आएगा, क्योंकि आर स्क्वायर होता है ना, तो डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, एक डी से एक डी कैंसिल बच जाएगा। अब आपके पास जो बचा वो ये बचा डी बी इक्वस टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया साइन थीटा डी थीटा। अब ये तो आया किसी अल्पांश की वजह से, ये तो आया आपकी अल्पांश की वजह से, अपन को चाहिए पूरे वायर की वजह से। तो अपन को पता है जब भी छोटी चीज़ का पता होता है पूरी वायर का ज्ञात करना होता है, पूरी फिगर का ज्ञात करना होता है, तो अपन उसका इंटीग्रेशन करते हैं संपूर्ण धारा। अब तो इंटीग्रेशन करने के लिए अपन ने ये लिख दिया संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। डीबी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बी, इनमें जो कांस्टेंट टर्म है वो सारी बाहर आ जाएगी, म्यू 0 कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, ये चारों बाहर आ गई। बचा कौन साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन याद रखना आपको
माइनस कोसेक थीटा, साइन थीटा का माइनस कोसेक थीटा। कहाँ से कहाँ तक? θ1 से θ2 तक। ये उसकी लिमिट है, अपन ने वहाँ गौर किया होगा। ये वायर नीचे एंगल कितना बना रहा था? θ1 बना रहा था, और ऊपर यहाँ θ2 बन रहा था ये एंगल। तो ये θ1 से θ2, माइनस को बाहर रख लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट को ऊपर पहले रख दिया, माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। यानी ये हो जाएगा आपका, ये सॉरी यहाँ पर θ1 होगा और यहाँ पर θ2 होगा। ठीक है। अब उसी ट्रायंगल का जो नीचे वाला पार्ट था, मैं आपको उसी ट्रायंगल का इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, ओ पी एक्स को इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। मैं इस ट्रायंगल को दोबारा बना रहा हूँ। ओ पी एक्स को ध्यान से देखिए, ओ पी एक्स को। ये ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने का सम होता है? 180 के बराबर। ये एंगल 90 है, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? θ1 प्लस α1 का। इन दोनों का भी 90 के इक्वल होगा, क्योंकि एक 90 हो गया तो बाकी दो भी 90 के इक्वल होंगे, तभी ये 180 होगा। तो यहाँ से मैंने θ1 की वैल्यू निकालनी की थी, π/2 माइनस α1 को इधर ट्रांसफर किया तो माइनस होगा। ऊपर एक ट्रायंगल और बन रहा है ओ पी वाई, उसमें अपन ध्यान से देखें, अगर बाहर वाला एंगल θ2 है तो अंदर वाला कितना होगा? ये यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस θ2, 180 माइनस θ2, यानी इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 90 के इक्वल होगा। 180 माइनस θ2 प्लस α2, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? π/2 के इक्वल होगा। यहाँ से मैंने क्या किया, 180 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये माइनस 90 बच गया, क्योंकि ये 180 इधर आएगा तो माइनस का 180 और प्लस का 90, तो ये माइनस का 90 बच गया। अब इधर से α2 को भी ट्रांसफ़र किया तो ये माइनस का, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, इसमें भी से माइनस कॉमन लेके ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी θ2 की वैल्यू आ गई 90 प्लस α2 और θ1 की आ गई 90 माइनस α1। ठीक है। अब ये वैल्यूज अपन θ1 और θ2 की वैल्यू ये जो आई है वो यहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। देखते हैं अब आगे क्या होता है। ये b इक्वस टू आ गया आपका, b इक्वस टू μ0I/4πd कोस, जो वैल्यू थी 90 माइनस θ1 की वैल्यू 90 माइनस α1 और ये 90 प्लस α1। कोस 90 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ से एक नेगेटिव वो, एक नेगेटिव पहले से पड़ा है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे साइन अल्फा। ये आ गया आपका डेरिवेशन, जो आपको याद रखना है किसी परिमित लंबाई के यानी निश्चित लंबाई के तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होता है। अब अगर इसी में अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें, तो अनंत लंबाई, ये भी अनंत लंबाई तक बढ़ गया यानी ऊपर तक, और ये भी एकदम लंबाई तक कर दिया, इसको बहुत ऊंचा तक कर दिया। तो देखिए बेटा, पहले मान लो ये वायर इससे यहाँ ऐसे कनेक्ट हो रहा था, ये वायर मान लो यहाँ कनेक्ट हो रहा था पहले, तो यह एंगल कुछ बन रहा था, मान लो अपन मानते हैं 30 डिग्री का एंगल बन रहा था एग्जाम्पल के रूप। अब तो वायर की जैसी लेंथ बढ़ाई मैंने, इस बार ये यहाँ इसको मिलाऊंगा तो ये मान लो 32 एंगल का बने, 32 डिग्री का बनेगा। यानी जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती जा रही है आपका एंगल भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये एंगल मैक्सिमम कितना बढ़ेगा? π/2 तक बढ़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ कितनी होती है उसके बारे में अपन कह नहीं सकते कि इनफाइनाइट होता क्या है। तो इस वजह से ये जो मैक्सिमम एंगल होगा वो कितना होगा? π/2। और इधर भी लेंथ बढ़ती जाएगी तो ये भी कितना होता जाएगा? मैक्सिमम बढ़ता बढ़ता 32, 34, 36 ऐसे एंगल बढ़ता बढ़ता कितना हो सकता है? π/2 हो सकता है। यानी α1 भी कितना हो गया? π/2 और α2 भी कितना हो गया? π/2। तो आपका जो फॉर्मूला आया था ऊपर μ0I/4πd साइन α1 प्लस साइन α2, वहाँ α1 और α2 की जगह π/2 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर ये वैल्यूज 1 + 1, साइन π/2 1 होता है और ये भी साइन π/2 भी 1 1 1 2 2 से इसको कैंसिल आउट किया, तो ये 2 इसको कैंसिल करके ये 2 हो गया, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया,
तो आपका ये आंसर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इतना होता है, μ0I/2πd। इस तरीके से अपन ये वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले जो वीडियो होगा उसमें अपन इसी से रिलेटेड कुछ एक स्पेशल केसेज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू अगेन।